एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस ग्रुप सी पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको कल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के बारे में कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कल इस लेक्चर को जहाँ हमने छोड़ा था, आज वहाँ से आगे बढ़ाएंगे। कल मैंने आपको बताया था कि 1924 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआई की भारत में स्थापना होती है। इसके बाद कुछ इनके सामने चुनौतियाँ आती हैं। मैंने आपको कल बताया था कि चौरी चौरा घटना जब 1922 में होती है और उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, तब तक ये सीपीआई एक पार्टी तो नहीं बनी है, लेकिन इसके जो नेता हैं और जो सदस्यगण हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़कर इसका समर्थन कर रहे हैं, यानी ये असहयोग आंदोलन के समर्थन में थे। लेकिन जब गांधी ने आंदोलन वापस लिया तो ये बेहद नाराज़ हुए, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया है अपने पिछले अध्याय में कि हिंसा के प्रति मार्क्सवादियों का या कम्युनिस्टों का उतना विरोधी व्यवहार नहीं है। ये मानते हैं कि संघर्ष तो नियति है, जबकि हालांकि इन्हीं के समांतर और इन्हीं के आगे जाकर गांधी जी ने इन्हें लगभग गलत साबित कर दिया था। आगे बढ़ें। अब होता ये है कि 1924 में पार्टी तो बन गई। अब तक आप कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे, जो कि उस वक्त का सबसे बड़ा दल है, जनाधार भी है, नेतृत्वकर्ता भी हैं और सरकार से उनका सामंजस्य बैठता भी है। जो उदार मध्यम वर्गीय कांग्रेस की नीतियां थीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनसे कोई ज़्यादा ऐतराज़ नहीं थे। लेकिन अब ये हुए अलग। तो अलग होने के बाद इन्होंने अपनी ताकत दिखाने की शुरुआत भारत के बड़े शहरों से की। आप देखिए इस अंतर को समझिए। आपने मार्क्सवाद पढ़ा है बीए पार्ट 3 के अंदर। इन्होंने केवल मजदूरों में ही अपनी जड़ें स्थापित करने की कोशिश की है और ये माना है कि सर्वहारा वर्ग में मजदूर आते हैं। मजदूर कहाँ होंगे? जहाँ उद्योग होंगे विकसित राज्यों में। 5.5 लाख गांव और करोड़ों किसान तो भारत में आज भी हैं। तो आप कल्पना करें उस समय स्थिति क्या रही होगी जब भारत के इने गिने शहरों में खाली कुछ उद्योग हुआ करते थे। उन बड़े शहरों में इन्होंने हड़ताल के आह्वान शुरू किए और शुरुआत के दौर में सफल भी रहे। ख़ासतौर से बम्बई की हम बात करें, बम्बई में उस वक्त बहुत सारी कपड़ा मिल थी। उसमें हड़ताल के आह्वान किए गए, नेताओं द्वारा किए गए, सफल भी रहे। लेकिन अब इनके पास वो समर्थन नहीं है, वो बैकअप नहीं है जो इनको बचा लिया करता था, यानी कांग्रेस और उनके नेतृत्वकर्ता। अब ये सरकार के निशाने पर सीधे थे। नेता पकड़े गए, उन पर मुकदमे भी चले, कई सही भी थे, कई गलत भी थे, हम उस बहस पर ना जाएं। लेकिन इनको नज़रबंद किया गया, जेल भेजा गया। हालांकि कम्युनिस्ट जो विचारक हैं वो इसका बड़ा विरोध करते हैं, लेकिन कई हिंसक मामलों में उनके अप्रत्यक्ष समर्थन विद्यमान थे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब इस दौरान ही गांधी शुरू करते हैं अपना दूसरा आंदोलन, सविनय अवज्ञा। अब इनके सामने चुनौती ये है कि जुड़ें या हटें, क्योंकि असहयोग आंदोलन तो कांग्रेस ने शुरू करके खुद विड्रॉ कर लिया था, अभी बाहर आ गए उससे। अब क्या किया जाए? तो उस वक्त इन्हें इनके जो अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता थे उनसे मार्गदर्शन मिलता है कि नहीं, क्योंकि जन आंदोलन है, नमक पर कर लगाया गया है, मजदूरों के खिलाफ है, किसानों के भी विरोध में है, तो इस ऐसे मामले में हमें कांग्रेस का विरोध नहीं करना चाहिए। आंदोलन शुरू होता है, ये उनके साथ आते हैं। लेकिन आगे चलकर मतभेद फिर उभर कर सामने आते हैं और इनकी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल एक निर्णय पारित करती है कि भारत में जितने भी ऐसे दल हैं जो भले ही गैर वामपंथी हों, लेकिन यदि वो आज़ादी की बात करते हैं, यानी साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए उतरते हैं, तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें अपना समर्थन दे। और यदि हो सके तो कांग्रेस के भीतर जाकर भी
अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, और ये इन लोगों ने किया। याद रखिएगा, गांधी के बाद कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू एक प्रभावी स्थान रखते हैं, और नेहरू के विचारों पर समाजवाद का इम्पैक्ट बोल्शेविक क्रांति के बाद से दिखाई देता है। उनका रुझान था, उनका झुकाव था। तो उनके साए तले ये कांग्रेस में एंटर होते हैं। कांग्रेस में एक समाजवादी मंच बनता है जो कि आक्रामक तरीके से समाजवाद के समर्थन की बात को कांग्रेस के विभिन्न मंचों पर उठाने का प्रयास करता है, खास तौर से मजदूरों और किसानों के बीच में, और कॉलेज के विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान बात धीमे धीमे आगे बढ़ती है, लेकिन समाजवादियों की जो आक्रामक तेवर थे, जिसमें हिंसा का विरोध नहीं था, ये गांधी और उनके समर्थकों को रास नहीं आता है। यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि चाहे कुछ भी कहें, आज़ादी की जंग में, ये बात मैंने आपको अपने पूर्व के कई व्याख्यानों में कही है, आज़ादी की लड़ाई के अंदर किसी एक दल या एक व्यक्ति का 100% योगदान हो, नहीं कहा जा सकता। सब ने अपना अपना योगदान दिया है, लेकिन हाँ, उसमें कांग्रेस का योगदान एक बड़ा हिस्सा गेन करता है, और उसमें गांधी शामिल हैं, क्योंकि यही वो व्यक्ति था जिसने कांग्रेस के आंदोलन को एक जन आंदोलन में बदला था। आम जनता की परेशानियों को समझकर उनको अपने साथ जोड़ पाना, ये गांधी की बहुत बड़ी देन कही जा सकती है। अब बात फिर उसी पर आते हैं हम। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गोलमेज सम्मेलन शुरू होते हैं। भारत इंग्लैंड से बातचीत करने के लिए इंग्लैंड बुलाया जाता है, न्योता मिलता है, लेकिन कम्युनिस्ट ये सोच रहे हैं इस दौरान, सीपीआई खास तौर से, कि ये उचित नहीं है, ये समझौतावादी रवैया है और इसके खिलाफ आक्रामक कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी संभावना नहीं थी। और फिर स्थिति वहीं, इसको आप बोलते हैं मुहावरों की भाषा में, ढाक के 3 पात। बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि ये चाहते हैं कि आक्रामक संघर्ष को प्रोत्साहन मिले, और जो उदारवादी खेमा है वो इसके पक्ष में नहीं। आगे बढ़ें। इसी दौरान 1939 आ गया, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ये शुरू हो रही है, यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी संदिग्ध स्थिति में खड़ी नज़र आती है। वो इस रूप में कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ नहीं दे रहे हैं भारत का और भारत की पॉलिटिकल पार्टीज़ का। ये देख रहे हैं कि सोवियत संघ का समर्थन किस तरफ जाता है, उसका साथ दिया जाए। बहुत बाद में जाकर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ, जिसमें कि ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देश शामिल हैं, आप इससे अंदाज़ लगाइए कि भारत की आज़ादी के प्रति इनका रवैया क्या रहा होगा, कि भारत में जो ब्रिटिशर्स, जिन्होंने भारत का जीना मुश्किल किए हुए हैं, क्योंकि सोवियत संघ उनके साथ लड़ रहा है, ये उनका साथ दे रहे हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भारत के आज़ादी के आंदोलन का समर्थन नहीं कर रही है। इस दौरान लड़ाई ख़त्म होती है 1945 में, और भारत की आज़ादी की राह दिखनी शुरू होती है। फिर मैं आपको एक बिंदु और लेके चलता हूँ। यही वो दल है जो ये कहता है कि ये आज़ादी नहीं है, ये धोखा है। केवल एक साम्राज्यवादी शक्ति ने दूसरी शक्ति को सत्ता हस्तांतरित कर दी है, देश आज़ाद नहीं हुआ है। इसी दौरान देश आज़ाद होता है। 1952 में पहले चुनाव होते हैं। यहाँ पर एक तथ्य मैं आपको बताकर आगे बढ़ूँगा। 1952 में जब देश के लोकसभा के पहले चुनाव हुए हैं, कांग्रेस एज़ यूजुअल सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि दूसरी कोई पार्टी उनके समक्ष थी ही नहीं, लेकिन नंबर 2 पर 27 सीटें जीतकर सीपीआई दूसरे नंबर पर है। और इसी दौरान इसमें कई उदार चेहरे सामने आते हैं, ये अपनी रणनीति बदलते हैं। एक समूह है जो ये कहता है कि नहीं, हमें नई राह चुननी चाहिए जो आक्रामक हो। दूसरा समूह कहता है क्योंकि भारत ने लोकतंत्र को स्वीकार किया है, अतः डेमोक्रेटिक वे से हमें भारत की लोकतंत्र समर्थक पार्टियों का समर्थन करना चाहिए और जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। थोड़ा और आगे चलें, ये शह और मात का खेल चलता रहा, और इसी दौरान 1964 आया, माफ़ करें 1962।
1962 में भारत चीन युद्ध होता है। ध्यान रखें, मैं आपको यहाँ फिर टोक रहा हूँ, ये भारत चीन युद्ध नहीं है, ये चीन भारत युद्ध है। आक्रमणकारी वो थे, हमने केवल जवाब दिया था। वो हमारा कूटनीतिक फेलियर था या क्या था, मैं उस बहस पर नहीं जाऊंगा, वो अलग विषय हो जाएगा। लेकिन चीन ने भारत की सीमाओं का अतिक्रमण किया था और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक बड़ा तबका, आप ताज्जुब करेंगे उसमें शामिल कौन कौन है, हरकिशन सिंह सुरजीत, ज्योति बसु, ये कह रहे हैं कि चीन ने कोई आक्रमण नहीं किया है। और कांग्रेस, माफ़ करें, सीपीआई में ही एक समूह वर्ग सामने आता है जो ये कहता है कि नहीं, चीन ने आक्रमण किया है। और ऐसी स्थिति में हमें कांग्रेस का साथ देना चाहिए। झगड़े शुरू होते हैं पार्टी के भीतर और 1964 में एक अलग समूह बनता है, सीपीआई से एक नई पार्टी निकलती है, इसको आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं। उसके विचार और अवधारणा के बारे में हम बात आगे करें।